डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में खैर मकदम है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो अमेरिका, इज़राइल और ईरान की जंग चल रही है, जी। ये अब किस मोड़ पे पहुंच चुकी है? तकरीबन 37 दिन के आसपास इस जंग को हो गए हैं। तो अब इसका आगे क्या रुख होगा और कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बहुत बहुत शुक्रिया गवर साहब। मैं आपको बता दूं कि 37वां दिन हो गया है ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच में जो जंग चल रही है। और इस 37वें दिन में जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल की हालत खस्ता हो गई है, मुसलसल अमेरिका की कोशिश है कि कोई ऐसा रास्ता निकले कि हम पतली गली से निकल लें। ये मुहावरा भी है और ये तंज भी है। सच्चाई यही है। अभी आप देखिए कि 10 दिन का ट्रम्प ने दिया था वक्त और कहा कि 8 दिन खत्म हो गए हैं, 2 दिन और बचे हैं, 48 घंटे। क्या वक्त दिया था आपने? क्या आपने हमला रोका? क्या ईरान को आपने टारगेट नहीं किया? लेकिन ईरान नहीं रुक रहा है। देखिए, ईरान उसी तरह से जवाब दे रहा है। बार बार डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मिसाइल खत्म कर दिया हमने, नेवी खत्म कर दी हमने, और इनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तबाह कर दिया है। लेकिन ईरान मुसलसल हमले कर रहा है। अभी आप देखिए कि जो इनका अमेरिका का सबसे बड़ा ताकतवर जंगी जहाज कहा जाता था F-35, उसको ईरान ने मार गिराया। कई हेलीकॉप्टर, कई ड्रोन इनके मार गिराए। तो ईरान दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहा है। फिर एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से ईरान का एक्टिव हुआ है, दुनिया हैरान है कि आखिर ये कैसे हो गया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ईरान जो है, पहली बात तो ये कि बहुत मजबूत है। जो अमेरिका ये समझ रहा था, इजराइल ये समझ रहा था कि 2-3 हफ्ते में हम ईरान को तबाह कर देंगे, वहां के रिजीम चेंज कर देंगे और वहां के तेल पर कब्जा कर लेंगे। तो ये उसका मकसद कामयाब नहीं हुआ है। आप देखिए, 37वां दिन है और ईरान उसी मजबूती के साथ लड़ रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो दूसरी बड़ी कामयाबी ईरान की है वो ये कि वेस्टर्न वर्ल्ड अब ईरान के साथ आ रहा है। फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्पेन हो, इटली हो या दूसरे और ममालिक, नाटो को आप देख लीजिए, वो अमेरिका के साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। फ्रांस के सदर ने जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को अपनी तनकीद का निशाना बनाया है और कहा है कि गैर संजीदा है, ये संजीदगी से बात नहीं करते, ये हर चीज को मजाक में लेते हैं, पूरी दुनिया को क्राइसिस में इन्होंने डाल दिया। आखिर क्यों ईरान पे हमला किया? क्यों ईरान के सुप्रीम लीडर को मारा? तो इसलिए आप देखिए कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड का आना ईरान के साथ। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि मिडिल ईस्ट में कतर ने कहा था कि अगर आप ईरान पे हमला करोगे तो मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिडिल ईस्ट का नक्शा तो बदला ही है, अब नजरिया भी बदल रहा है, क्योंकि दुनिया के सामने अमेरिका और इजराइल की सच्चाई आ गई है। किस तरह से वो दादागिरी करते हैं। भाई चलिए, ईरान के बारे में आप कह लीजिए कि साहब वहां पे बड़ा सिस्टम खराब था, वहां डेमोक्रेसी जो है बड़ी खतरे में थी। वेनेजुला में क्या था? फिर जो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, उनसे तो आपकी बड़ी छनती है। आप हिजाब की बात ईरान में करते हो, तो अगर इतना ही आपको लग रहा है तो जो मुस्लिम कंट्रीज है सऊदी अरब में या और दूसरे जो मुल्क हैं, वहां आपको क्या लग रहा है? वहां पे क्या आपको ठीक लग रहा है? मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तेल पर कब्जा करने की लड़ाई थी। अमेरिका चाहता है कि गुलामी लोग हमारी इख्तियार करें और इसीलिए ईरान पे वो कंट्रोल हासिल करना चाहते थे, लेकिन उनका मकसद कामयाब नहीं हुआ है। और मिडिल ईस्ट क्या, मैं आपको बता दूं, वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। और ईरान ने जिस तरह की अपनी शर्तें रखी, 6 शर्तें ईरान की बड़ी वाज़ेह हैं। पहली शर्त यह है कि इंटरनेशनली आप जो है वो कमेटी बनाएंगे और उसके सामने आप ये वादा करेंगे कि कभी भी अब ईरान पे हमला नहीं किया जाएगा। और उसमें 2 मुल्क बड़े अहम हैं, एक चीन, दूसरा रूस। दूसरी शर्त यह है कि जितना नुकसान ईरान का हुआ है उसका मुआवजा अमेरिका को देना पड़ेगा। तीसरा यह कि जंग सिर्फ ईरान, इजराइल, अमेरिका के दरमियान नहीं रुकेगी, बल्कि गाजा, लेबनान और यमन में भी आप जो है वो जंग को रोकेंगे। चौथी चीज यह है कि आप पूरे मिडिल ईस्ट से अपने अमेरिकी बेसिस को हटाएंगे
और पांचवी डिमांड यह है कि स्टेट ऑफ होर्मुज को आप लीगल करार देंगे, उसे लीगल मानेंगे। यानी हमारा कंट्रोल, ईरान का कंट्रोल जो वहां पे है उसे आप कानूनी हक देंगे। और छठा जो है कि ईरान पे पाबंदियां जो आए हैं वो सब आपको हटानी पड़ेंगी। तो ये 6 शर्तें हैं और ईरान इन 6 शर्तों के साथ ही बातचीत करेगा। इसके अलावा तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। अब अमेरिका जो है वो छटपटा रहा है, अमेरिका जो है परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप जो चाह रहे थे कि ईरान में रिजीम बदल जाए, वो आप देखिए कि खुद ऐसा लग रहा है कि तख्ता पलट अमेरिका में होने वाला है। और इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की जो हालत है वो किसी से पोशीदा नहीं है, वहां रोज प्रोटेस्ट हो रहा है। कल इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ है फ्रीडम स्क्वायर पे, जो आप देख लीजिए, वीडियोस मौजूद है उसको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सामने और खुद इनके मुल्कों के सामने, अमेरिका में लाखों लाख सड़कों पे उतरे हुए, इजराइल में हजारों लोग सड़कों पे उतरे हुए, किसके खिलाफ? क्या ईरान के खिलाफ? नहीं, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ। तो अगर उनके मुल्क के लोग उनके साथ हैं, और दूसरी तरफ आप ईरान की तस्वीर देखिए, ईरान की आवाम जहां पे ये रजीम तब्दील करने जा रहे थे वहां आज किसके साथ खड़ी है? लाखों लाख लोग मौजूदा सरकार के साथ खड़ी है। इसलिए मुझे लग रहा है कि इनका जो भी मंसूबा था वो सब फेल हो गया है और ईरान कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। ईरान को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है कि इन मुल्कों के चेहरे पे जो शराफत की नकाब पड़ी थी, जो ह्यूमैनिटी और इंसानियत की नकाब पड़ी थी, उसको ईरान ने फाड़कर फेंक दिया है। और दुनिया के सामने ये दोनों मुल्क, दोनों शख्सियतें पूरी तरह से बरहना हो गई। तो ये दूसरी कामयाबी है। बाकी जो है आने वाले वक्त में हर चीज तय हो जाएगी। मुमताज साहब, एक क्वेश्चन और है कि जो कल एक खबर आई कि कतर एयरलाइंस ने अपने मैप से इजराइल का मैप हटा करके और इजराइल की जगह पैलेस्टीन को दे दिया है। तो इस पे आप ये खबर को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो सही है वो लोग कर रहे हैं, अभी इसकी तस्दीक नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि अगर कतर ने ऐसा किया है तो वो गलत नहीं है, लेकिन दुनिया के ममालिक को बैठ करके इस मसले को सुलझाना पड़ेगा, इस मसले को हल करना पड़ेगा। जिस तरह से गाजा को तबाह किया है, वहां पे आप बताइए 80,000 से ज्यादा लोगों को मार दिया, वहां के लोगों को बेघर कर दिया। ग्रेटर इजराइल बनाएंगे, क्यों बनाओगे भाई ग्रेटर इजराइल? और ग्रेटर इजराइल में आप यमन ले लोगे, सीरिया ले लोगे, लेबनान ले लोगे, जॉर्डन ले लोगे, सऊदी अरब, इराक ले लोगे। यानी ये क्या है? इस तरह से ग्रेटर इजराइल बनाओगे? लेकिन मुझे लग रहा है कि ये ख्वाब जो है उनका चकनाचूर हो रहा है, कहीं कुछ बनने वाला नहीं है। वहां पे बैतुल मुकद्दस इंशाअल्लाह आजाद होगा, जैसा कि फिलिस्तीनी लोगों का ख्वाब रहा है, वो ये बात कह रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि दुनिया जो है फिलिस्तीन के साथ ही खड़ी मिलेगी, इजराइल के साथ कोई खड़ा नहीं होगा। पहले लोग इजराइल को समझते थे कि हाँ इनके साथ ज्यादती हो रही, क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि अरबों के बीच में इजराइल घिरा हुआ है और उनके साथ ज्यादती, उनको थ्रेट है। लेकिन जिस तरह से इजराइल ने काम किया है तो दुनिया के सामने इनका चेहरा बेनकाब हो गया और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू जिम्मेदार हैं। और आज इजराइल की जो हालत है वो आप जाकर के देख लीजिए, तिल अवीव खंडहर हो गया है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहां की तजारत हो, वहां का कारोबार हो, वहां की होटल इंडस्ट्री हो, वहां के टूरिज्म की इंडस्ट्री हो, सब चीज तबाह हो गई है। कौन जिम्मेदार है? आज इजराइल के लोग जो वहां फ्री घूमा करते थे आज बंकरों में रहने के लिए मजबूर है। मेरा इजराइल की आवाम हो या अमेरिका की आवाम हो या कहीं की आवाम हो, मेरी आवाम के साथ पूरी हमदर्दी है, सबको जीने का हक है। लेकिन जो लोग डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, जो लोग अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोगों की जिंदगियों को दांव पे लगा रहे हैं, कम से कम उनके खिलाफ तो खड़ा होना पड़ेगा और दुनिया आज उनके खिलाफ खड़ी हो रही है।